आप सबको शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत शुभ है। पितृपक्ष के बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, छठ, लाइन से त्योहार हैं। अब देश उत्सव के मूड में है, लेकिन इस बार ये मूड कुछ खास है। हमारी खुशी दुनिया को एक संदेश देने वाली है। कैसे और क्या, समझने के लिए सबसे पहले आपको दो तस्वीरें और दो संदेश दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को जुड़वां शुभकामनाएं दी हैं। पहली, शारदीय नवरात्र पर शक्ति पूजा की। अपने संदेश में लिखा, साहस, संयम और संकल्प के भक्ति भाव से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। आज मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना का दिन है। मेरी कामना है कि माता के स्नेह और आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे। प्रधानमंत्री ने दूसरा संदेश भी दिया। इस बार नवरात्रि का ये शुभ अवसर बहुत विशेष है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं। तो इस डबल धमाके को कुछ कीवर्ड्स में समझाएं तो पता चलता है कि भारत दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा रहा है। जो लोग प्रतिबंध, टैरिफ, नए संगठन, क्रिटिकल मिनरल, चिप और वीजा फीस बढ़ाकर धौंस देना चाहते हैं, भारत को दबाना चाहते हैं, वो भारत की पावर को कम करके आंक रहे हैं। भारत की स्वदेशी ताकत उसे किसी भी संकट से बचा सकती है और बचाती आई है। एक तरफ शक्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी। इन दोनों के जॉइंट वेंचर से दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संदेश, बदलती दुनिया में शिप से लेकर चिप तक सब खुद बनाने का संकल्प। आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। नवरात्रि के दिन ही जीएसटी छूट का ऐलान क्यों? दुर्गा के साथ लक्ष्मी का उत्सव क्यों? आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। स्वदेशी आत्मनिर्भर का नारा क्यों? त्योहारों की ताकत पर जोर क्यों? पीएम सुबह सुबह अरुणाचल में क्यों? मुख्यमंत्री और मंत्री बाजार पर क्यों? पीएम व्यापारियों के बीच क्यों? पीएम का राष्ट्र के नाम संदेश क्यों? पीएम का देश के नाम पत्र क्यों? पीएम ने नागरिक देवो भव का मंत्र क्यों दिया? पीएम ने नए मिडिल क्लास का जिक्र क्यों किया? पीएम ने 2.5 लाख करोड़ की बचत का दावा क्यों किया? पीएम ने स्वदेशी की परिभाषा क्या दी है? बचत, सपने और त्योहार की चमक पर जोर क्यों दिया है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है विकसित, आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत। विकसित,
आत्मनिर्भर और स्वदेशी केवल शब्द नहीं है, तेजी से बदल रही दुनिया, बदलते समीकरण के बीच ये भारत का संकल्प है, ताकत है और मजबूरी भी है। अपने इस संकल्प के प्रदर्शन में भारत ने सरकार को बाजार में उतार दिया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री सब बाजार में सजी दुकानों पर पहुंच गए हैं। यहां अपने हाथों से स्वदेशी के पोस्टर और स्टिकर्स लगाए। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा दृश्य आप में से कितने लोगों ने देखा होगा? याद कीजिए और सोशल मीडिया में सुमित अवस्थी या एनडीटीवी इंडिया के हैंडल को टैग करके बताइए कि क्या आजादी के बाद भारत में कोई सरकार सड़क पर उतरकर बाजार में घुसकर लोगों से स्वदेशी बेचने खरीदने का आग्रह करते हुए दिखी है? क्या कभी किसी ने इससे पहले यह देखा कि केंद्र या राज्य सरकारों के मंत्री और मुख्यमंत्री दुकानों पर जाकर यह चेक कर रहे हैं कि जो छूट सरकार ने देश के नागरिकों को दी है वो उन्हें मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है? क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने देश के नाम इसलिए संदेश दिया कि देश में फला तारीख से इतनी इतनी चीजें इतनी सस्ती हो जाएंगी, सस्ता खरीदिए, बचत कीजिए, त्योहार मनाइए? क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर देश को यह बताया कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर खींच लिया गया है? जीएसटी और इनकम टैक्स में छूट देकर देश के नागरिकों की सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपए बचत होगी। प्रधानमंत्री ने त्योहार और उसमें होने वाली खरीदारी को भारत की हार्ड पावर में बदल दिया है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर की सोच को भारत के सख्त संदेश में बदल दिया है। आने वाले दिनों में इस नारे और संदेश का असर हमारे और आपके जीवन में दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत का सूरज निकलता है। इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसी अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंच गए देश को यह बताने के लिए कि आज से भारत में नई शुरुआत का उदय हो रहा है, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का उदय। हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और ये बचत उत्सव मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में, भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में, और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। अरुणाचल की सड़कों पर जब पीएम का काफिला चला तो दूर तक सड़क के किनारे महिलाएं प्रमुखता से खड़ी थीं। लोगों के हाथ में तिरंगे थे। महिला और तिरंगा भारत की शक्ति का प्रतीक है। महिला समृद्धि की रक्षक है और कसौटी भी। इन तस्वीरों में इस संदेश को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। यहाँ मैसेज और मैसेंजर दोनों एक साथ हैं। जीएसटी छूट लागू होने से पहले राष्ट्र के नाम संदेश में बता दिया गया था कि आने वाले कल का भारत कहां बढ़ने वाला है। भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। स्वदेशी और आत्मनिर्भर विकसित भारत की सीढ़ी है। जब पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं, दोस्त बदल रहे हैं, दुश्मन बदल रहे हैं, भारत पर आर्थिक दबाव बनाए जा रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, चिप और नई तकनीकी के नाम पर भारत को नए समीकरणों का सामना करना पड़ रहा है।
तो भारत ने अपने सुरक्षित भविष्य का नया रास्ता तैयार किया है। घरेलू बचत और खरीदने की शक्ति विदेशी व्यापार से हुए नुकसान का समाधान बनकर उभरेगी। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। प्रधानमंत्री जब देश के नागरिकों के हाथ में खर्च करने की ताकत दे रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो बिना नाम लिए दुनिया को बता रहे हैं कि भारत की असली ताकत क्या है और क्यों कोई विदेशी ताकत उसके हाथ नहीं मोड़ सकती। वित्त मंत्री खुद बाजार में उतरकर दुकानदारों को गुलाब के फूल दे रही हैं। हर तस्वीर में एक संदेश है, भारत अपनी पावर के पोस्टर बॉय दिखा रहा है। शुभकामनाएं तो देखो आपने दे रखी है। सब लोग बहुत खुश है इस चीज से, सब अपना धन्यवाद दे रहे हैं कि सिर्फ सभी आवश्यक वस्तु पर 0% जीएसटी हो गया है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। कम से कम 10% का, कम से कम 10% का जो है ना इफेक्ट आ गया है। अगर आज बंद है मार्केट थोड़ी, आज मंडे होता है इसमें से बंद है, मगर जो आ रहे हैं, लेकिन जैसे नवरात्रि की भी सबने भी खोल रखी है तो मार्केट खुली है पूरी पूरी, आधी खुली आधी बंद है, तो जो लोग नहीं खोल सकते वो नहीं खोल रहे। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर संदेश देकर सरकार से पूछा है कि स्वदेशी का मतलब क्या है, क्या विदेशी का त्याग ही स्वदेशी है। इस पर पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ दिन पहले ही स्पष्ट किया था कि भारत के लिए अब स्वदेशी का मतलब क्या है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना, देश की नीति में स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होना चाहिए, दबाव में नहीं जाना। जीडीपी में विदेशी व्यापार की हिस्सेदारी कम करना बहुत मुश्किल नहीं है। दुनिया के बड़े महारथियों की इकोनॉमी में ऐसे मौके आए हैं जबकि विदेशी व्यापार का हिस्सा कम रहा है, तो भारत भी अपने घरेलू दम पर इस दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है। इनकम टैक्स कलेक्शन इससे बहुत बढ़ जाएगा। जब इतनी गाड़ियां बिकेंगी, गाड़ियों के डीलर हुए, मैन्युफैक्चरर हुए, एडवर्टाइजर हुए, सबको प्रॉफिट आएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार टैक्सेस भी जो है और ज्यादा जनरेट कर लेगी, इनकम टैक्स की और ज्यादा कमाई होगी। और एक और एप्रीहेंशन है कि जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in की कैलकुलेशन है, जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा माल बिक जाएगा, बाइंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगा। और सबसे बड़ा तोहफा क्या दिया गया है, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से जीडीपी ग्रोथ हमारी 8.5%, जी हाँ मेरे पास पूरी कैलकुलेशन है, 8.5% जीडीपी ग्रोथ पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम में भी कम से कम 8% का इजाफा होगा। देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम हिंदुस्तानी आदमी का 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। और एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सरकार में हमेशा जोर रहा है, तो जीएसटी उस दिशा में एक कदम था। अब जो जीएसटी के 4 स्लैब दूर करके सिर्फ 2 स्लैब किए हैं, उनको व्यापारियों को बहुत सुगमता होगी, नंबर 1। नंबर 2, पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को, जीएसटी के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफिकेशन की दिशा में भी कदम है। और नंबर 3, जो नए लोग जीएसटी के नेट में आना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने में सिर्फ 3 दिन में
जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो मेरे को लगता है कि सुगमता भी है और साथ में उनका व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि वस्तुओं के दाम, उनकी कीमत जीएसटी कम होने से कम हो जाएगी और उनकी बिक्री में तो इजाफा होगा ही होगा। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पे काफी शॉपकीपर्स ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैटेगरी में कहा है 15 से 20% का इंक्रीज हुआ है पिछले महीने से इस महीने की सेल्स में, अगर हम एवरेज एक अमाउंट देखें। और बाकी शहरों में एक्चुअली ये और ज्यादा हुआ है, मतलब लखनऊ में भी मैं आज देख रही थी, मेरी टीम वहां पर है और उन्होंने भी यही कहा कि 15 से 20% और 25% तक भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली कैटेगरी में ऊपर जा रहा है। फूड कैटेगरी में तो ऑफ कोर्स ये करीबन सेम ही है, मतलब 5 से 10% की रेंज में। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिकॉज उस कैटेगरी में काफी लोगों ने एक तरह से होल्ड बैक किया हुआ था कि जैसे ही जीएसटी कट होगा हम इस परचेज को करेंगे, तो देयरफॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ज्यादा एक तरह से परचेजिंग हुई है। एंड ऑटो सेक्टर का मैंने अभी उतना देखा नहीं है पर्सनली, लेकिन मैं सुन रही हूँ लोगों से कि अप टू 25-30% भी लोग कह रहे हैं कि एक जंप आज हुआ है। अरुणाचल के बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा गए, वहां पर माता त्रिपुर सुंदरी के मंदिर कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। ये 51 शक्तिपीठ में से एक है जिसे फिर से सजाया गया है। इस तरह से अरुणाचल और त्रिपुरा की 2 तस्वीरों ने पूरे देश से आ रही तस्वीरों को एक नैरेटिव में बदल दिया है, और वो है विकसित, आत्मनिर्भर, स्वदेशी भारत के लिए सरकार उतरी बाजार में। तो जीएसटी को लेकर तो बड़ी तैयारी आपने देख ली सरकार की, लेकिन एक और बड़ी खबर है आज की, अब उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आज जाति को लेकर देश की सियासत में काफी उठापटक देखने को मिली है। सबसे बड़ी घटना हुई यूपी में, जहां योगी आदित्यनाथ ने जाति के नाम पर होने वाली रैली और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले जाति के नाम पर देश में घटनाओं का जो मानचित्र तैयार हुआ है उसके बारे में आपको बता देते हैं। शुरुआत संघ से कर लेते हैं, जो अपने 100 साल पूरे होने पर देश में तरह तरह के आयोजन कर रहा है। विजयदशमी पर वो क्या करेंगे, इसका पूरा खाका देश को बताया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हेडगेवार के हवाले से कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आप सबको पता है कि संघ जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चलाता है, जातियों का धुर विरोधी है। उसे लगता है कि सब हिंदू हैं, उनके बीच जातियों का फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्नाटक के एक मंत्री ने बेंगलुरु में कहा कि जाति तोड़नी है तो चुनाव खत्म करने होंगे। नेता अपनी सुविधा के लिए जातियों से खिलवाड़ करते हैं। कर्नाटक में एक सामाजिक आर्थिक सर्वे हो रहा है, जिसका उद्देश्य ये जानना है कि किस जाति की हालत क्या है। इस पर भी आपको विस्तार से आगे बताएंगे। कर्नाटक में मंत्री कह रहे हैं कि जाति से पीछा छुड़ाना है तो चुनावी राजनीति छोड़नी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उल्टा किया है। वो कह रहे हैं कि राजनीति को जाति के साथ छोड़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति के नाम पर की जाने वाली राजनीतिक रैलियों पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में 2 जातियों के बीच तनाव के हालात हैं। सम्राट मिहिर भोज की विरासत को लेकर ठाकुर यानी क्षत्रिय और गुर्जर समाज आमने सामने हैं। दोनों खुद को सम्राट मिहिर भोज का वंशज बताते हैं। ये विवाद वैसे तो बरसों पुराना है, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ती दिखाई दे रही है। जाति के नाम पर विवाद हरियाणा में भी दिख रहा है। वहां अहीर समाज नाराज है। उसकी नाराजगी फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर से है। अहीर समाज का कहना है कि फिल्म में अहीर शब्द जोड़ा जाना चाहिए था, ऐसा ना किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। हम आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला जारी किया है उसमें कास्ट पॉलिटिक्स पर पूरी तरीके से पाबंदी का इरादा झलक रहा है। उत्तर प्रदेश में अब जाति जाति करने वालों की खैर नहीं। यादव हो चाहे ब्राह्मण, बनिया हो या क्षत्रिय, कायस्थ हो या अहीर, जाति वाले पोस्टर बैनर लगाकर किसी ने भी रैली की, चाहे किसी भी जाति के हों, नफरत फैलाने की कोशिश की, जातियों का भेद समझाने की कोशिश की,
तो कानून कोई भेद नहीं करेगा, डंडा सब पर एक बराबर चलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सारे बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए हुक्मनामा भेज दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब जाति आधारित रैलियों या कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक होगी। सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर नफरत फैलाने पर कार्रवाई होगी। किसी खास जाति का महिमा मंडन करने पर भी एक्शन होगा। एफआईआर, अरेस्ट मेमो और चार्जशीट में भी जाति का जिक्र नहीं होगा। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में जाति वाले कॉलम खाली छोड़े जाएंगे। गाड़ियों पर जाति से जुड़े स्टिकर लगाना बैन होगा। सार्वजनिक जगहों पर जाति आधारित नारों पर पाबंदी होगी। सार्वजनिक तौर पर किसी जाति की आलोचना पर भी रोक होगी। चूंकि SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों में जाति का जिक्र जरूरी है, इसलिए उसमें छूट रहेगी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजी गई इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि जो कानून तोड़े, नफरत फैलाए, उस पर एक्शन लिया जाए। न्यायालय का एक आदेश था, जिस तरह से जात के नाम पे मुकदमों में कॉलम था, उसको हटाने की बात कही गई थी और भी निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए थे, जिसका अनुपालन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से करणी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, क्या उन पे रोक लगेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जातीय भेदभाव हो रहा है और वो सब देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि जातीय भेदभाव पे रोक कब लगेगी। ये तो राजनीतिक बयानबाजी की शुरुआत है। अभी बहुत कुछ कहा सुना जाना बाकी है, लेकिन वो जब होगा तो होगा। फिलहाल हम आपको इस फैसले का बैकग्राउंडर बता देते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट शराब तस्करी के आरोपी की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। प्रवीण छेत्री नाम के आरोपी ने एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति का जिक्र किए जाने पर ऐतराज किया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को इस ऐतराज को जायज ठहराया और यूपी सरकार को अभियुक्तों, मुखबिरों और गवाहों की जाति वाले कॉलम हटाने का आदेश दिया। योगी सरकार का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी आदेश के बाद आया है। फैसला भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद आया, लेकिन जिस राज्य में राजनीति जाति की उंगली पकड़कर चलती रही हो, वहां जाति पाति वाली व्यवस्था एक झटके में मिटाना क्या आसान होगा? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही, इससे पहले भी हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रयास 12 साल पहले भी किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 में जाति आधारित रैलियों पर अंतरिम रोक लगाई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर पूछा था कि जाति वाली रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी ने हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने इसे लागू करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया था, इसीलिए वह आदेश ही बनकर रह गया। वैसे भी राजनीतिक दल जाति वाली रैलियों को वोट बैंक साधने का जरिया समझते हैं, इसीलिए हाईकोर्ट के फैसले पर चुप्पी साध ली। लेकिन इस बार योगी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हाईकोर्ट का फैसला आया तो उसे लागू कर दिया। हालांकि जिस राज्य में जाति वाली रैलियों पर रोक लगी है, उसी राज्य में जाति के नाम पर पत्थर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज की विरासत के लिए ठाकुर और गुर्जर समाज आमने सामने है। पुलिस पर पथराव की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। दादरी पुलिया के पास महापंचायत थी। पुलिस ने बिना इजाजत हो रही महापंचायत में शामिल होने आ रहे लोगों को रोका तो पथराव शुरू हो गया। दौराला क्षेत्र में चौकी दादरी पड़ती है। यहाँ पर थाना पुलिस की सूचना मिली थी कि कुछ लड़के यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी लड़कों को डिस्पर्स किया गया तथा शांति व्यवस्था कायम की गई है। यहाँ पर कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के बड़े शासक सम्राट मिहिर भोज के नाम पर पश्चिमी यूपी के इस इलाके में पुराना झगड़ा है। गुर्जर समाज और राजपूत समाज के लोग मिहिर भोज को अपनी जाति का बताते हैं। आरोप है कि गुर्जर समाज की महापंचायत राजपूत समाज की तरफ से कपसाड़ गांव में लगाए गए उस बोर्ड को हटाने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें सम्राट मिहिर भोज को राजपूत बताया गया है। सच का पता लगाने के लिए हमारी टीम कपसाड़ गांव भी पहुंची।
मेरठ में दादरी गांव के पास ही कपसाड़ गांव है और ये गांव जो है ठाकुर समाज के लोगों का है। जब आप गांव में घुसते हैं तो यहाँ पर एक जो है गेट, बड़ा सा गेट लगा हुआ है और इस गेट में सम्राट मिहिर भोज की ये तस्वीर लगी हुई है। इसी को लेकर विवाद है। दरअसल गुर्जर समाज के लोग ये कहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज उनके थे और यहाँ पर जो ये बोर्ड है उसको लेकर जो है गुर्जर समाज के लोगों को आपत्ति है और पुलिस के मुताबिक उन्हें इस तरह का इनपुट था कि जो दादरी गांव में महापंचायत हो रही थी उसमें से कुछ लोग जो है यहाँ आकर इस तस्वीर के साथ जो है तोड़फोड़ करने वाले थे और इसीलिए जो महापंचायत की परमिशन है वो पुलिस ने नहीं दी थी। तो ये जो बोर्ड है कब लगाया गया था? इसको हो गए हैं 20 दिन, तब लगा था ये। अच्छा, तो विवाद क्या है इसको लेकर? विवाद ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे तेज पे शब्द, हमने राजपूत शब्द गलत लिखा है, जो कि गलत है। जो कि मिहिर भोज के पूर्वज हैं, वंशज हैं उनके अभी अनुरुद्ध, उन्होंने अपने प्रमाण भी दे रखे हैं, उन्होंने वीडियो रिलीज भी कर दी थी कि ये गलत है, इन्हें किसी जाति सूचक से ना जोड़ा जाए, ये सिर्फ राजपूत हैं और हम इसका प्रमाण प्रॉपर कोर्ट में या जहाँ भी बुलाएंगे हम दे देंगे। नेतागर्दी खाली चमकाने के लिए लोग इसका एक इशू बना रहे हैं। ये तो सनातन के बहुत बड़े प्रचारक थे और राजा रहे पूरे भारत पे। तो ये खामोखा की जो है इन लोगों की थोड़ी सी अपनी एक वो है कि भाई राजनीति चमक जा। हम उनको एक बात कह रहे हैं, भाई हमने भी लगा दिया, आप भी लगा लो। हालांकि सम्राट मिहिर भोज के मामले को गुर्जर समाज भी आत्मसम्मान से जोड़ रहा है। हमारे महापुरुषों का मान क्यों हो रहा है? जिसने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड उखाड़ा, उस पर कार्रवाई। एक कपसाड़ गांव में एक बोर्ड लगा है, वो जाति सूचक था, जबकि सरकार को पता है कि ये विवाद था, लेकिन सरकार इस पर संचेत नहीं हो रही। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि अगर एक जाति को टारगेट करके चलोगे तो 2027 में खत्म है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर जिस तरह की दावेदारी हो रही है, जिस तरह से बवाल हुआ, उससे एक बात तो साफ है कि गुर्जर हो या क्षत्रिय, सम्राट मिहिर भोज दोनों के इमोशन से जुड़े हैं। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। उन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूटों को पछाड़कर कन्नौज पर कब्जा बनाए रखा। सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कहा जाता है। इसी वजह से गुर्जर समाज खुद को सम्राट मिहिर भोज का वंशज मानता है। लेकिन राजपूत समाज कहता है कि मिहिर भोज क्षत्रिय थे और गुर्जर उनके नाम से भौगोलिक क्षेत्र को सूचित करने के लिए जोड़ा गया था। सवाल है कि गुर्जर और राजपूत समाज के इस दावे को लेकर इतिहास क्या कहता है। प्रतिहारों ने सबसे पहले शासन शुरू किया था गुर्जरात्रा भूमि, जो आजकल राजस्थान और गुजरात के आसपास की भूमि थी, और उसके कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। प्रतिहार कमल रक्षक। तो इनके पहले भी इनके जितने भी अभिलेख ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों से मिलते हैं, वह सभी क्षत्रिय होने का ही इंडिकेशन देते हैं। सम्राट मिहिर भोज को लेकर पश्चिमी यूपी में विवाद कोई नया नहीं है। इस बार भी पुराने विवाद का ही जिन्न बोतल से बाहर आया है। अब ये दोबारा बोतल में कब लौटता है, ये बाहर घूमता रहता है, फिलहाल कहना मुश्किल है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ सालों में एक शब्द बहुत घातक हो चुका है और वो शब्द है मानहानि। आज सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में एक अहम मौखिक टिप्पणी हुई है। अब वक्त आ गया है कि मानहानि को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए। अपराध के दायरे से बाहर करने का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए डिफेमेशन को कानून की किताब में समझते हैं। भारत के कानून में यह गुनाह की लिस्ट में दर्ज है। भारतीय दंड संहिता के कॉलम 499 और 500 में इसका वर्णन है। इसमें 2 साल तक की कैद और जुर्माने की व्यवस्था है। नेताओं और दलों के बीच डिफेमेशन या मानहानि को लेकर बहुत से मुकदमे चल रहे हैं। आपको याद भी होंगे, नहीं याद है तो याद दिला देता हूं। राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा मिली थी। संसद की सदस्यता भी चली गई थी और फिर ऊपर की अदालत से दोबारा उनको राहत मिली और वो चुनाव लड़कर जीते।
केजरीवाल पर नितिन गडकरी ने मानहानि का केस किया तो केजरीवाल को माफी मांग के बचना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रमुख हिंदी न्यूज वेबसाइट के संपादक और मैनेजमेंट पर एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस केस में कोर्ट ने समन जारी किए थे जिन्हें रद्द करने की मांग पर सुनवाई चल रही थी। यहां पर आपको बता दूं कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां मानहानि को अपराध नहीं माना जाता है, इसे सिविल केस मानते हैं। अमेरिका के संघीय कानून में मानहानि क्रिमिनल नहीं है। यूरोपियन यूनियन के 1 तिहाई देशों में क्रिमिनल केस मानहानि को नहीं माना गया है, लेकिन फ्रांस, रूस में यह क्राइम है, इसको क्रिमिनल माना गया है। जापान में क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के मुकदमे मानहानि होने पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात मौखिक रूप से कही थी उसके कानूनी मायने क्या हैं, उसे जानने की कोशिश की है। आप भी जान जाइए। हमारे साथ संवैधानिक एक्सपर्ट जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के R.K. सिंह साहब हैं। सर, इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? आशीष जी, अभी ये ओरल ऑब्जर्वेशन है, ये जजमेंट का पार्ट नहीं है। तो जज साहब लोग ऐसे ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं, अननेसेसरीली ये जजमेंट का पार्ट नहीं होगा। इसका एक कॉशनरी वैल्यू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइट टू फ्री स्पीच जो है उसका दायरा बहुत बदल गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में राइट टू फ्री स्पीच का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि अब हम करते क्या है कि बहुत बेलगाम बहुत चीज़ें ऐसी बोलते रहते हैं, जिससे आप देखेंगे कि रिसेंट टाइम्स में डिफेमेशन के केसेस का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। हर दूसरा आदमी, तीसरे आदमी को ये धमकी दे रहा होता है कि हम आप पे मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देंगे। अब उन मुकदमों की इति क्या होती है? अगर आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स में वो 14% ही ऐसे मुकदमे हैं जिसमें कन्विक्शन हुआ है। जो सबसे बड़ा कन्विक्शन है वो तो राहुल गांधी जी का है, गुजरात वाला है कन्विक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि हम इसको डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पेंडोरा बॉक्स को खोल रहा है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें अभी कोई ऐसी तत्कालिक तौर पे इसका कोई कोलैटरल इफेक्ट नहीं होना है। दीपक मिश्रा जी का जो जजमेंट है वो वाकई लैंडमार्क जजमेंट है और वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। उस जजमेंट में स्पष्ट, जैसे दीपक मिश्रा जैसा आपने कहा था, वो कहा था कि राइट टू फ्री स्पीच एक वक्त के बाद राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रेपुटेशन को ब्रीच नहीं कर सकता है। आपके फ्री स्पीच का अधिकार इतना एब्सोल्यूट कभी नहीं हो सकता है कि दूसरों की प्रतिष्ठा वो धूमिल कर दे, क्योंकि कोर्ट का संज्ञान ये रहता है कि कोई भी फिजिकल वायलेंस जो है उसका वो स्टार्ट होता है वर्बल वायलेंस से। तो डिफेमेटरी स्पीचेस जो होते हैं वो एक कैटेगरी ऑफ वर्बल वायलेंस होता है, और कोर्ट का कहना है कि अगर क्रिमिनल जो जुरिस्डिक्शन से इसको बाहर निकाल देंगे तो एक डिटरेंट इफेक्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये भी है कि मान लीजिए कभी ऐसा वक्त आए कि क्रिमिनल डिफेमेशन को ये लोग सेट असाइड कर दें कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या बचेगा? तब सिविल डिफेमेशन तो है ही है। सिविल डिफेमेशन में कॉन्सिक्वेंसेज वही हैं कि मॉनेटरी डैमेजेस आपको मिलते हैं, देने पड़ते हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जीएसटी दरों में कटौती लागू होते ही कारों के बाजार ने रफ्तार पकड़ ली है। नवरात्र के पहले दिन मारुति सुजुकी ने 30,000 कारों की बिक्री की है। कंपनी का कहना है कि बीते 35 सालों में ऐसा रिस्पांस देखने को नहीं मिला। कुल 80,000 इंक्वायरी आई। मारुति के मुताबिक 18 सितंबर से अब तक 75,000 कारों की बुकिंग हुई है, यानी रोजाना करीब 15,000 मारुति कारें बुक हो रही हैं, जो सामान्य दिनों से 50% ज्यादा है। खासकर छोटी कारों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। मारुति के कुछ मॉडल तो आउट ऑफ स्टॉक होने की कगार पर आ गए हैं। वही Hyundai ने भी नवरात्र के पहले दिन करीब 11,000 कारों की बुकिंग की है, जो एक दिन में बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा है। और अब वक्त है आपके और मेरे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, यानी आज कहे सो आज कर। और आज का हमारा विचार है, बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। जी हां, बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। इसी नोट पर आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।